सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आप लोगों को इस बात की कि ये जानते हुए कि ये इतना कठिन परीक्षा है, इतना रिस्की एग्जाम है, या फिर इतना इसमें भाग्य की भूमिका है, लेकिन बावजूद इसके आपने एक ये निर्णय लिया है कि आप इस एग्जाम की, इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो ये एक इतनी, ये जो आपने निर्णय लिया, ये अपने आप में आपका जो व्यक्तित्व है वो झलकाता है। क्योंकि कई लोग जैसे ये सोचते हैं कि बहुत इस ऐसे इन्वायरमेंट में भी रहा, मतलब ऐसे जो है चीजें कि यूपीएससी काफी टफ एग्जाम है, रिस्की एग्जाम है, और पहले कुछ और एग्जाम के बैकअप बना लिया जाए या ये सब चीजें। लेकिन आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया। आप जैसे सर बता रहे थे कि ये बैच ऐसा है जो कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने ये निर्णय लिया। ये अपने आप में आपके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान है। और मैं चाहूंगा कि जिस जोश खरोश से आप कल अपनी पहली क्लास में आए, उसी जोश खरोश से आप अपनी आखिरी क्लास में भी आए। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपना जीएस फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में क्लास ऐसे ही भरी रहती थी, पहले दिन भी ऐसे ही लोग आए थे, और फिर 10 दिन होते होते, एक महीने होते होते आधा क्लास खाली हो चुका था, कोई नहीं आता था। फिर जब ऐसे लास्ट क्लास तक आया तो 1/4 क्लास गायब हो चुका था। तो मैं चाहूंगा कि जिस अटेंडेंस, जो आज अटेंडेंस है, आप सब लोग ये प्रण लें, प्रतिज्ञा लें कि जिस जोश खरोश से आप आज अपनी तैयारी को आगाज दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उसी जोश खरोश से आप अंत तक बने रहें और इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करें। और इसी के साथ जो मेरे 10 संदेश जो मैं लिख के आया था, वो आपसे सबसे पहले आपको साझा करना चाहूंगा। तो पहला जो मेरा संदेश था कि वाई बिफोर हाउ। क्यों का विचार कैसे से पहले करें। इससे मैं कहना यह चाहता हूं कि ये एग्जाम कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी रणनीति पढ़नी है, ये सब बहुत जरूरी है, और राइट गाइडेंस, सही मार्गदर्शन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन उन सबसे पहले आप ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं, इस पे भी आप चिंतन कर लें। मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पीछे कुछ मोटिवेशन होता है इस एग्जाम को देने का, कुछ मोटिवेशन होता है, और उस मोटिवेशन को आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे कि क्यों आप ने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा लिया है इस एग्जाम देने की, तो आपको तब मदद होगी। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि आप आज आप आए हैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, कॉलेज के एग्जाम की तरह अगले वीक आप जाके एग्जाम दे देंगे। कम से कम आपको 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 1 साल जो एग्जाम साइकिल है उसमें लगेगा। तो 2 साल की जर्नी है, तो ये 2 साल की जर्नी पूरी उतार चढ़ाव की जर्नी होगी। तो जो चढ़ाव की जर्नी है, जैसे आज आप लोगों में जोश होगा बहुत ज्यादा कि आज पढ़ेंगे या कल से स्टार्ट हो रही है, कौतूहल होगा, जिज्ञासा होगी, वो तब तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन जो ये लोज होंगे, इसको आपको नेविगेट करना है। जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, जब आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा, तो इस वक्त आपका ये वाई बहुत काम आएगा कि आपने एग्जाम क्यों सोचा कि मैं लिखना चाहता हूं। उस वक्त आप अगर याद कर लेंगे तो जो आपका ये लो पॉइंट है, ये नेविगेट हो जाएगा कि यार कोई बात नहीं, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी नहीं हो रही पढ़ाई करते हुए, लेकिन मैंने इस वजह से मैंने ये सोचा था कि मैं एग्जाम देना चाहता हूं। आपको वो वजह याद आ जाएगी, तो आप वापस इस चढ़ाव पे आ सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रख लीजिए, व्हाई डू यू वांट टू गिव दिस एग्जाम बिफोर यू गेट टू नो how to clear this exam. Why do you want to clear this exam is much more important. The answer of that is much more important than how to clear this exam. ये मेरा पहला संदेश है। दूसरा संदेश मैं जो आपको देना चाहूंगा, मेरी हैंडराइटिंग इस पे अच्छी बन नहीं रही है, मैं पढ़ भी देता हूं। फिक्स्ड एंट्री एंड एग्जिट। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कई बार ये सोच के आते हैं कि ठीक है एग्जाम करने जा रहे हैं, और मतलब ठीक है इसमें जितना भी समय लग जाए, ये एक आपका समर्पण दिखा रहा है कि हाँ इस एग्जाम में आपको क्लियर करने के लिए जितना भी समय देने के लिए आप तैयार है। लेकिन इससे कई बार ऐसा होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हो पाया, इस साल अटेम्प्ट नहीं देते, अगले साल अटेम्प्ट दे देंगे। उस दिन भी आप जब दूसरे साल का अटेम्प्ट आने वाला होगा, तब भी आपको सेम ख्याल आ रहा होगा कि नहीं इस साल नहीं अगले साल अटेम्प्ट देंगे। तो ये जो साइकिल में जो फंसने की प्रक्रिया है, ये सबसे दर्दनाक है। तो जब भी आपको एग्जाम देना है, आपने सोचा है प्रिपरेशन करना है, आप सोचें कि कल से मेरा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा, आप मोस्ट प्रोबेबली 2025 की प्रिपरेशन करेंगे या 2026 की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये एंट्री प्लान कि इस वर्ष में मुझे इस एग्जाम में एंटर करना है, इस वर्ष मुझे एग्जाम देना है, ये आपको क्लियर हो लगभग 1 साल पहले या 1.5 साल पहले हो तो और अच्छा। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लेंगे अपने 1-1.5 साल की, और आपके सामने एक टारगेट रहेगा कि नहीं इस साल तो मुझे एग्जाम देना ही है, और उस हिसाब से आप बैक प्लानिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। इससे मतलब है फिक्स्ड एंट्री का। फिक्स्ड एग्जिट का क्या मतलब है,
अगर जिस दिन आपको रियलाइज हो जाए कि इस एग्जाम में मुझे जो भी कुछ करना था, जो भी मुझे पढ़ना था, जो भी बुक्स मुझे पढ़नी थी, जो भी मुझे टेस्ट देने थे, जो भी मुझे करना था, वो सारे बॉक्सेस मैंने टिक कर दिए हैं और उसके बाद भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एफर्ट बहुत ज्यादा करें, मेहनत बहुत ज्यादा करें, लेकिन परिणाम उस लायक ना आए। लेकिन जिस दिन आपको ये लग जाए कि इस एग्जाम में जो भी चाहिए, जो भी बुक्स पढ़नी है, जो भी एग्जाम, जो भी टेस्ट देना है, मैंने सब कुछ कर दिया है, इसके बाद मुझे करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो आप एग्जिट कर जाइए। इस चीज का आपको कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है कि आपने कितने मेंस दिए हैं, कितने इंटरव्यू दिए हैं। एंड इस सेंस में वर्ल्ड इज वेरी ब्रूटल। मैं मानता हूं कि जो लोग लगभग इंटरव्यू तक पहुंचे या जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, सब लोग इक्वली टैलेंटेड होते हैं। अगर 3000 लोग इंटरव्यू देते हैं तो इन सब में इतना कैलिबर होता है कि सब लोग टॉप 100 में आ सकते हैं, लेकिन टॉप 100 में खाली 100 ही लोग आते हैं, बाकी 2900 लोग या मान लीजिए 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अब लेकिन बाकी 2000 लोगों का क्या होता है वो कोई नहीं जान पाता। अनफॉर्चुनेट रियलिटी इस एग्जाम की ये है। एंड इस सेंस में आप सोच लीजिए कि कोई बात नहीं, इसको आप ईगो की उसमें मत लिखिए कि मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको अपने अहम पे ले लूंगा। हो सकता है आपके जीवन में और कुछ अच्छा लिखा हो आपके लिए, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक फिक्स्ड रूप से आप एग्जिट कर लें कि ठीक है 2025 मुझे एग्जाम देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 2 या 3 अटेम्प्ट अपने आप को देना चाहता हूं, उससे ज्यादा मैं 3 अटेम्प्ट नहीं देना चाहता। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि नहीं मुझे 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम देना है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम देना है। जैसे जब मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया, मैंने सोचा था कि मैं इस एग्जाम में मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दूंगा, नहीं होगा तो मैं वापस मैं जॉब में चला जाऊंगा। और मैं माफी चाहूंगा, मैंने अपना संक्षिप्त परिचय भी नहीं दिया और हो सकता है कि इससे फ्लो थोड़ा बिगड़ जाए, लेकिन मैं बता देता हूं अपने बैकग्राउंड के बारे में जिससे आपको थोड़ा सा और सहज हो। तो मेरा जन्म फतेहपुर में हुआ था, जो इलाहाबाद से बहुत नजदीक है। इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक छोटा सा जिला है फतेहपुर, तो वहां पे मेरा जन्म हुआ और लगभग जीवन के जो पहले 12 वर्ष थे मैंने वहां पे बिताए। तो इलाहाबाद में आया तो मुझे कई बार मैं फतेहपुर से आता था इलाहाबाद, तो मुझे काफी नॉस्टैल्जिया है उस सेंस में। फिर फिर 12 साल के बाद फिर मैं कुशीनगर में अभी फिलहाल रहता हूं, जो कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, गोरखपुर के नजदीक वाला जो जिला है। और ग्रेजुएशन मैंने आईआईटी दिल्ली से किया है सिविल इंजीनियरिंग में। 2022 में मैं पास आउट हुआ, 2 साल पहले लगभग। एंड एक साल से थोड़े कम वक्त के लिए मैंने मैकेंजी एंड कंपनी में जॉब भी की है, जहां पे मैं कॉलेज के थ्रू प्लेस्ड हुआ था। एंड ये मेरा प्रथम प्रयास था। मेरा वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र है, जिसमें मेरे 306 अंक आए हैं, और वैकल्पिक विषय और निबंध की वजह से निबंध में मेरे 136 अंक है। तो इन 2 मुख्य रूप से मेरे सिलेक्शन, मेरे चयन का ये 2 कारण थे। और भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं, मैं मार्कशीट भी अपनी शेयर कर दूंगा। तो खैर, जब मैं आया, ऑल्दो मैंने प्रिपरेशन 2019 से स्टार्ट कर दी थी जब मैं आईआईटी दिल्ली के सेकंड ईयर में था, तो ये भी मैं कई बार बता देता हूं। तो जब मैंने सोचा कि 23 में मुझे अटेम्प्ट देना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 24 में देना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप ये डेडलाइन अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि कब मुझे एग्जिट करना है, तो फिर कई सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। अगर आप एग्जिट प्लान दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर इससे दिक्कत यह होगी कि काम को आप टालते जाएंगे। लेकिन टालते टालते, मतलब आज मन नहीं किया पढ़ने का, एक दिन आपका खराब हुआ, 2 दिन खराब हुआ, ऐसे करते करते कब वो एक दिन करके 1 साल में परिवर्तित हो जाता है, ये पता भी नहीं चलता है। तो ये ना करें। ये कब नहीं हो पाएगा? जब आप अपने दिमाग में, जब भी आप एंटर कर रहे हैं, तो आप एग्जिट प्लान भी बनाइए कि यार 25 में मुझे एग्जाम देना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 2 अटेम्प्ट देने हैं, 3 अटेम्प्ट देने हैं या 4 अटेम्प्ट देने हैं, या अपने दिमाग में एक नंबर बना लीजिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं देना है। क्योंकि ये भी रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका टाइम है, ये यूथ है, ये मतलब आप, हम सब लोग युवा हैं, तो ये हमारे लाइफ का एक ब्रॉड प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ भी है। इसमें हम लोग अगर तैयारी नहीं करते हैं तो कोई जॉब कर रहे होते तो सैलरी हमारे पास आ रही होती है, हम नेशन की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते, हम अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे होते। वो हम नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका भी आप एक समयबद्ध रूप से एग्जिट प्लान भी बना लीजिए। तो फिक्स्ड एंट्री एंड फिक्स्ड एग्जिट इज माय सेकंड मैसेज। जो दूसरा संदेश मेरा ये है कि फिक्स्ड एंट्री बनाइए, फिक्स्ड एग्जिट बनाइए। तीसरा संदेश जो मैं देना चाहूंगा, एजिलिटी एंड रिजिडिटी, इसका हिंदी अनुवाद में करने की कोशिश करूंगा। एजाइल का मतलब होता है लचीला, तो हल्के से अपने आप को लचीला भी रखिए, ये बहुत। और रिजिडिटी का अगर अनुवाद में कहूंगी थोड़ा ढीठ या कठोर, तो कहीं कहीं पे आपको इस तैयारी में कठोर भी होना पड़ेगा, कहीं कहीं पे लचीला भी होना पड़ेगा। कहाँ कठोर होना है, कहाँ लचीला होना है, ये भी मैं बताता हूँ। कठोर आपको इस सेंस में होना होगा, कई बार मार्केट में आप जाएंगे, एक नई बुक आएगी,
कोई नया टेस्ट सीरीज आएगा, कोई नया मटेरियल आएगा, उस सेंस में आपको लगेगा, जैसे सर भी कह रहे थे कि कुछ और नई चीज आएगी, आपको मन करेगा कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। उस सेंस में आपको उस टाइम पे रियलाइज करना है कि जो आपका सोर्स है, जो आपका ओरिजिनल सोर्स है, उस पर आपको बिलीफ रखना होगा कि नहीं ये सोर्स सही है, ये सब ठीक है, और मैं नए सोर्स के पीछे भागूंगा तो जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाऊंगा। तो वहां पे आपको कठोर रहना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको लचीला भी होना पड़ेगा। जहां पे जैसे मान लीजिए सीसैट पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, तो कैसा ऐसा कई बार होता था लोग सीसैट बिना पढ़े चले जाते थे, लेकिन आपने देख लिया कि 2 साल से सीसैट बहुत टफ हो रहा है, तो अपने आप को लचीला बनाइए, सीसैट के लिए भी टाइम निकालिए। तो कहीं कहीं पे आप कठोर भी बनिए कि नहीं जो मैं कर रहा हूं उसमें सेल्फ बिलीफ है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं पे अपने अपने को लचीला भी बनाइए कि जैसे एग्जाम का डिमांड चेंज हो रहा है, कोई नए सब्जेक्ट का पेपर बहुत वेटेज बहुत बढ़ गया है, या कुछ किसी पेपर में नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा बहुत चेंज भी करते रहिए। तो ये मेरा तीसरा संदेश है। मेरा चौथा संदेश ये होना चाहिए कि रियलिस्टिक टारगेट बट कॉन्क्रीट गोल पोस्ट। इस समय क्या कहना चाहता हूं मैं आपको बताता हूं 1 मिनट में। रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, लेकिन गोल पोस्ट जो है आपका वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। कई बार जैसे सर भी कह रहे थे, सर की काफी सारी बातें से मैं एग्री करता हूं, और उसी को कई सारे संदेश मेरे जो हैं उसी के अलग वर्ड्स में और काफी सिमिलर भी हैं। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम 14 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ लेंगे, हो सकता है 1-2 दिन आप जोश में पढ़ भी लें, लेकिन ये तैयारी इतनी लंबी है, 2 साल या 3 साल या कई बार ज्यादा वक्त भी लग जाता है, 1 साल भी मान के चलिए, कि ये सस्टेनेबल नहीं है। इसको आप सतत रूप से नहीं कर सकते हैं। सतत रूप से करने का मतलब है कि देखिए कहीं ना कहीं आप लगातार इतना पढ़ेंगे तो आपके शरीर पे असर पड़ेगा, आपके दिमाग पे असर पड़ेगा। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपके जो पारिवारिक संबंध है, आपके जो निजी संबंध है, इन सब पे भी बहुत ज्यादा कठिनाई ना है, आप स्वस्थ भी रहें, वो सबसे जरूरी है। तो इस सेंस में आप रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, 8 घंटे कहीं टारगेट बनाइए, 10 घंटे कहीं टारगेट बनाइए। बहुत आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12, लेकिन ये भी 10-12 घंटे डेली पढ़ना बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। देखिए अगर आप वीकली टारगेट बनाएंगे, 50 से 60 घंटे अगर आप वीक में पढ़ते हैं, और ये अटेंशन वाली पढ़ाई है, ये खाली नाम की पढ़ाई नहीं है, ये 50 से 60 घंटे की जो पढ़ाई आप अगर एक वीक में करते हैं और ये आप हर वीक कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे पोजीशन में। और इसका लगभग मतलब होता है, ये हमेशा मैं कहता हूं, ट्रीट योर प्रिपरेशन लाइक अ जॉब। जैसे आप एक फुल टाइम जॉब में 50-60 घंटे आपसे एक्सपेक्टेड होता है काम करना हर वीक में, उसी तरह से आपसे एक्सपेक्टेड है कि प्रिपरेशन में भी आप 50-60 घंटे एक वीक में निकालें। और इसको आप लगभग मोटा मोटा मान के चलेंगे तो ऐसे मान के चलिए कि 8 घंटे आप 6 वीक पढ़ते हैं तो लगभग 48 घंटे होते हैं। तो ठीक है, 8 घंटे आप 6 दिन में पढ़िए, और एक दिन आप ऑफ ले लीजिए, आराम कर लीजिए, उस दिन 3-4 घंटे ही पढ़िए, क्योंकि आपके दिमाग को रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, थोड़ा रिक्रिएशन की भी जरूरत है, और आप नेक्स्ट वीक के लिए रिफ्रेश हो जाएंगे। तो उस सेंस में आपके टारगेट जो होने चाहिए रियलिस्टिक होने चाहिए। बहुत ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन मत सेट करिए, क्योंकि उससे आप ही को नुकसान होगा। लेकिन अगर जिस दिन आपने टारगेट सेट कर लिया है कि इस दिन मुझे इस किताब के 20 पेज पढ़ने हैं, तो इसको एक आप संकल्प की तरह लीजिए। इस 20 पेज का ऐसा ना हो कि 10 पेज मैंने पढ़े और फिर मुझे लगा कि नहीं अब 10 पेज कल पढ़ेंगे, क्योंकि आपने टारगेट रियलिस्टिक बनाया था, अपनी क्षमता को देख के बनाया था, तो आपसे एक्सपेक्टेड भी है कि जो आपने टारगेट बनाया है उस संकल्प को आप पूरा भी करेंगे। आपने सोचा है 20 पेज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो आपका जो गोल पोस्ट है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। शिफ्टिंग गोल पोस्ट का मतलब होता है कि गोल पोस्ट पहले यहां था फिर गोल पोस्ट यहां चला गया, वो नहीं होना चाहिए। गोल पोस्ट शुड बी कॉन्क्रीट। तो रियलिस्टिक टारगेट बट कॉन्क्रीट गोल पोस्ट इज माई 4th मैसेज, जो चौथा संदेश है। जो 5वां संदेश मैं देना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेरे दिल के करीब है। लोग पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंशन मैनेजमेंट। और इससे मैं क्या कहना चाहता हूं ये मैं भी आपको बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेंशन मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग एक किताब को लेके बैठते हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा होता है, हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा होता है कि हम उसको पढ़ रहे हैं, बट असल में क्या हो रहा होता है, हम उसी पेज पे अटके रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। हमारा दिमाग क्लास में या किसी और चीज पे, किसी भी चीज पे हमारा अटेंशन बहुत पुअर होता है। तो उस केस में आपको लगेगा कि इस एक पेज को पढ़ने को लेट से आपको 10 मिनट रिक्वायर्ड था उसको पढ़ के अच्छे से समझ के याद करने में, तो ये 10 मिनट का कब 30 मिनट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको इल्यूजन ये होगा कि आपने 30 मिनट पढ़ाई की, लेकिन वो आपके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ये काम असल में 10 मिनट का था। उससे क्या होगा, लेट से आपने सोचा कि 10 पेज मुझे इस बुक के पढ़ने थे, तो अमूमन रूप से 100 मिनट आपको लगने चाहिए थे, बट लग कितने गए, 300 मिनट। तो जो काम आपसे एक्सपेक्टेड था कि 12 बजे रात तक आप पढ़ के सो जाएंगे, वो पढ़ते पढ़ते आपको 3 बज जाएगा सुबह का। आपको अच्छा भी लगेगा कि मैं 3 बजे तक पढ़ रहा हूं, लेकिन इससे हुआ क्या, ये अगले दिन आप
आपको अगर एक्सपेक्टेड था 7-8 बजे आप उठेंगे तो आप उठेंगे 11 बजे, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट दिन का आपका टाइम जा रहा है, और वो टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका अटेंशन खराब था। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप किताब पे टेबल में किताब पढ़ने के लिए बैठे तो पूरे अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, और स्वाभाविक सी बात है मन आपका भटकेगा, तो लेकिन आप कोशिश करेंगे जितने टाइम आप पढ़ रहे हैं उसको पूरा मन को लगा के रखिए। इसका बहुत सारे तरीके होते हैं। जब भी, और कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तब आपको याद आएगा कोई काम है, किसी को आपको फोन करना है, कोई ऐसी चीज है, तो और उस समय लगेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और लगेगा कि ये अभी नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, एक आप नोटबुक रखिए, डिस्ट्रैक्शन नोटबुक, डिस्ट्रैक्शन पैड, उसमें आपको जो भी ऐसा उटपटांग ख्याल आए पढ़ाई करते वक्त, तो उसको आप नोट कर लीजिए कि ठीक है अभी नहीं करूंगा, मैं लिख लेता हूं, ये जब मैं पढ़ लेता हूं 1 घंटे बाद तब मैं करूंगा। इससे क्या होगा, आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप भूल जाएंगे इस चीज को, और आप नोट डाउन भी कर लेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम ऐसा नहीं रहता है कि अर्जेंट रहता है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी किया जाए तो भी किया जा सकता है। तो इसका एक तरीका ये है कि इससे आप जो भी आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है वो आप लिखते रहिए पढ़ाई के वक्त, ताकि वो चीज आपका थॉट खत्म होगा, आप पूरे अटेंशन के साथ पढ़ सकेंगे। अगर आप किसी टाइप का मेडिटेशन कर सकते हैं तो उससे भी कई हेल्प होती है, जैसे मैं विपासना करता था तो उससे मुझे लगता है काफी हेल्प होती है। उसके अलावा आप अगर लगभग 30 मिनट या 20-30 मिनट आप कोई स्पोर्ट्स, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हैं तो उससे भी आपका अटेंशन फोकस बढ़ता है। तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं बट आप असल में पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। तो अटेंशन मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। ये मेरा 5वां मैसेज था। कुछ अभी तक आपको पूछना है तो बताइए, वरना जो आखिरी 5 मैसेज है उस पर मैं मूव करना चाहूंगा। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया इसलिए आप पूछ नहीं रहे हैं? चलिए, छठा मैसेज जो मैं देना चाहूंगा, पावर ऑफ अफर्मेशंस। अगर आप दिन भर ये बोलते रहेंगे कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है, यूपीएससी बहुत रैंडम एग्जाम है, यूपीएससी में लक बहुत ज्यादा है, दिन भर आप यही बोलते रहेंगे, दिन भर आपके आसपास इर्द गिर्द 2-3-4 लोग हैं जो खाली यही बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर छोड़ दो ये एग्जाम, तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में भी वही सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी, वो एक लूप बनता रहेगा और सचमुच में आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ऑन द अदर हैंड, आप हाइपोथेटिकली ही रोज सुबह उठ के या सोने से पहले ये सोचते हैं कि मैं ये एग्जाम जरूर क्लियर कर लूंगा, एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर करूंगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा। ये आप पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देते रहेंगे कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है, मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, मेरा एग्जाम निकलेगा। ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी भी है, खाली बोलने से भी नहीं होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन आप मेहनत करेंगे और खुद पे सेल्फ बिलीफ रखेंगे कि नहीं, एग्जाम हम लोग के बीच के ही लोग, कोई आप निकल के आता है और वही निकल, ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह से कोई आके लिख रहा है एग्जाम और उसका क्लियर हो रहा है। सब लोग इसी धरती में रहते हैं, इसी समाज से लोग निकल के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। 7वां संदेश जो मैं देना चाहता हूं वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नाउ इज द टाइम। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, कई बार आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि अभी मैं और पढ़ लेता हूं तब मैं टेस्ट दूंगा, अभी मैं एक बार और रिवाइज कर लेता हूं तब मैं आंसर लिखूंगा, अभी इस अटेम्प्ट में मैं अच्छी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, अगले अटेम्प्ट दूंगा। इन सब का ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो आप अपने आप को दे रहे हैं। हो सकता है कि कई बार ये सच हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई हो सकता है कुछ आकस्मिक चीज हो गई हो जो आपके घर में या परिवार में संकट जिस वजह से आप नहीं कर पाए हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, ये एक्सक्यूजेस होते हैं जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं। इसका एक ही इलाज है, देखिए कल कभी नहीं आएगा, जो कबीर का दोहा है कि जो करना है अब आपको अभी ही करना है, नाउ इज द टाइम। अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक बार और रिवाइज करके मैं आंसर लिखूंगा तब बेटर होगा, या कल कभी नहीं आने वाला, आप उसी वक्त जिस समय आपको ख्याल आ रहा है कि मैं कल करूंगा उसी वक्त पेन उठा के आप करने लग जाइए, और आप करने लग जाएंगे। शुरू में 5-10 मिनट बहुत कठिनाई होगी, लेकिन फिर वही चीज आपको अच्छी लगने लगेगी और 1 घंटे बाद आप अपने आप की पीठ थपथपाएंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने इसको कल तक नहीं टाला, क्योंकि आपने जिस वक्त था उसी वक्त काम किया। और इसमें एक हद तक डिसिप्लिन का भी रोल है, अनुशासन का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को ये रखेंगे कि कोई बात नहीं छोड़ो कल कर लेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग स्कूल में जैसे होते हैं, स्कूल में टीचर्स पूछते हैं या कोई देखने वाला तो पेरेंट्स होते हैं, जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हम तैयारी अकेले रूप से कर रहे हैं तो कोई हमसे ज्यादा पूछने वाला नहीं है, कोई ज्यादा जवाबदेही नहीं है, तो उस कारण कई बार हम लोग मतलब अपने आप को एक छूट दे देते हैं कि कोई बात नहीं हो जाता। वो छूट अपने आप को बिल्कुल मत दीजिए, अनुशासन में रहिए हमेशा। और उसका यही है कि नाउ इज द टाइम, कल कभी नहीं आने वाला है, जो आपको लग रहा है वो आज ही करिए। जो 8वां मैसेज मैं देना चाहूंगा वो है
बी द यूनिक यू। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम लोग आंसर में क्या लिखें, उत्तर में अपना क्या लिखें कि हम अलग हो जाएं, मतलब ये हमेशा डिफरेंशिएशन फैक्टर आपने क्या होना चाहिए। मैं उनको यही जवाब देता हूं जो आप, या व्यक्तित्व परीक्षण में, साक्षात्कार में, कि हम कैसा अलग करें कि हम बाकी लोगों से अलग हो जाएं। या फिर कई बार हमें दिमाग में ये आता है कि सब लोग तो सेम ही किताब पढ़ रहे हैं, हम ऐसा क्या अलग करेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा। देखिए, एक ही किताब का एक पन्ना दो अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाएगा तो दोनों लोगों को वो किताब अलग अलग समझ में आएगी। समझ भी अगर सेम तरीके से आ गई, दोनों लोगों को अगर बोला जाएगा कि उस पर भाषण दो या फिर कुछ लिखो, दोनों लोग अलग अलग चीजें लिखेंगे। और ये मत सोचिए आप, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सेम किताब सेम रिसोर्स सब लोग पढ़ रहे हैं और मुझे कुछ अलग पढ़ने की जरूरत है। उसी किताब को, उसी रिसोर्स को, उसी संसाधन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप बाकी जो लोग जो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं उनसे आप बेटर हो जाएंगे। और जो आंसर राइटिंग का भी है, हम हमेशा, हमारा कुछ नेचुरल स्ट्रेंथ होता है, हमारा कुछ नेचुरल वीकनेस होता है। तो नेचुरल वीकनेस को हमें करना है कि उसको इंप्रूव करना है इस लेवल तक कि वो एक औसत लेवल तक आ जाए, और जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारी शक्ति है, उसको हमको उस रूप तक ले जाना है कि उसका कोई प्रतिस्पर्धा ना हो पाए, कोई कंपटीशन ना हो। और ये आपकी खासियत है। कुछ लोगों का, जैसे ऐसे मैं देखता हूं कि एक बार कोई मोबाइल नंबर देख लेते हैं और वो हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। कई लोगों का रहता है कि कोई चेहरा एक बार देख लेते हैं तो हमेशा याद रहता है। सब किसी का यूनिक स्ट्रेंथ होता है। आप में भी यूनिक स्ट्रेंथ है, भगवान ने आपको एक इस रूप से ढाला है कि आप में भी एक शक्ति दी गई है। और आपको ये हमेशा सेल्फ पिटी मत रखिए अपने लाइफ पे कि मैं सबसे खराब हूं या मेरा नहीं होगा। ये सब चीजें आप में, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत जीवन है और उसको अप्रिशिएट करिए। बी द यूनिक यू। उसी बुक को पढ़ के आप, अच्छे से पढ़ के आप आंसर लिख देंगे। उसी सेम चीज, सेम आंसर में आप अपना एलिमेंट भी अपने आप डाल देंगे, बशर्ते कि आप बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, एक ही मोनोकल्चर में ना हो कि आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है, आपको एकदम इंटरव्यू में इसी तरीके से बैठना है। जैसे आप नेचुरल रूप से सहज हैं उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपने आंसर्स में भी, अपने इंटरव्यू में भी, और उसी को आपको लाभ मिलेगा सबसे ज्यादा। तो ये मेरा 8वां मैसेज था। जो 9वां मैसेज था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इज मोर देन एग्जाम बट लेस देन लाइफ। ये मैथ्स में ये इनइक्वालिटी सिंबल होता है, सबको पता हो। यूपीएससी एक परीक्षा से ज्यादा है, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूं? सर ने जैसे कहा, इसके लिए शब्द होता है रणनीति। क्या कि सौरभ आके रणनीति बनाएंगे या कोई भी आके अपनी रणनीति बनाएगा। तो रणनीति हमेशा रण की बनाई जाती है, परीक्षा की नहीं बनाई जाती है। अगर देखिए, भारत में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आईआईटी होता है, नीट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप स्ट्रैटेजी वर्ड यूपीएससी के लिए सुनेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर मेंस। कि मतलब इसका जो है ये है कि ये परीक्षा से रूप इसलिए बढ़ गया क्योंकि देखिए इसमें 1 साल का वक्त लग रहा है, इतनी तैयारी इतनी लंबी है, इतने सारे लोग दे रहे हैं, सीटें बहुत कम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक रण का रूप ले चुका है, इस चीज को आपको मानना होगा। और इसको आपको करना है तो आपको एक उस लेवल का डिटर्मिनेशन, उस लेवल का समर्पण भी आपको चाहिए कि आप उसको ये बोर्ड एग्जाम की तरह आप सोचेंगे या कॉलेज एग्जाम की तरह सोचेंगे कि 1 वीक पढ़ के आप कर ले, या बोर्ड एग्जाम में कि फिक्स्ड 2-3 किताबें पढ़ के आप नंबर ले आए, वैसा नहीं आने वाला। वो एक एग्जाम से उसका स्तर ऊपर है क्योंकि इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी हल्की सी ज्यादा है। आपको हर साल नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, नई तरीके की चीजें होंगी। लेकिन ये भी मानना है कि आपके जीवन से ये छोटा है। ऐसा नहीं करना है कि यूपीएससी को आप इतना ज्यादा आप अटैच कर लें खुद को कि बिल्कुल आप खाने का आपको वो नहीं है कि आपकी हेल्थ खराब हो जा रही है, आप टाइम से खाना नहीं खाते, आप घर पे बात नहीं करते बिल्कुल भी, या फिर आप फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। क्योंकि अगर ये आपको बहुत कीमती जीवन है आपका और इसको आप बिल्कुल इससे अटैच कर देंगे कि मेरा यूपीएससी नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इस भय में हमेशा रहेंगे, हमेशा इस चीज से अटैच करके रखेंगे, तो बहुत आप अपना समय खराब कर रहे हैं और बहुत आप अपने साथ खुद के साथ ही बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं। तो ये मैं मानता हूं कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये एक परीक्षा से ज्यादा है। आपको एक नॉर्मल परीक्षा, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है, कॉलेज की परीक्षा, उससे ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने जीवन से कभी उसको इक्वेट मत करिए कि ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। और आखिरी मैसेज मैं देना चाहूंगा जो एक काफी फेमस नॉवेल में लिखा था या मूवी में, नाइट इज डार्क, करेक्ट, बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला, नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। तो देखिए, जब सुबह होने वाली हो रही होती है, जो भी ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं, लगभग 4 बजे के आसपास या 3:45, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तब जब सूरज उगने वाला हो रहा होता है, जस्ट उससे पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है।
एंड ये लाइफ में या इस एग्जाम में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। जिस वक्त आपको लगेगा कि आप सबसे ज्यादा लो पॉइंट में है, हो सकता है कि उसके जस्ट बाद आपको सक्सेस मिलने वाली हो। जैसे इंटरनेट पे एक ये फोटो बहुत चलता है कि जैसे दो लोग थे, वो एक गड्ढे को खोद रहे थे, ये गड्ढा भरा हुआ था। एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको बहुत ही कम गहराई उन्होंने खोदा और यहाँ पे उनको सोना मिल गया, और दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने जो यहां तक इस गहराई तक खोदा, कुछ नहीं मिला, और इनका देख लिया कि इतना इनको सोना मिल गया, ये परेशान हो गए दूसरे व्यक्ति। ये और गहराई तक खोदे, कुछ भी नहीं मिला, और गहराई तक खोदे, कुछ भी नहीं मिला, और जस्ट इस पॉइंट पे उन्होंने छोड़ दिया। और उस फोटो में दिखाया जाता है कि जस्ट इस पॉइंट के पीछे नीचे बहुत सारा सोना था, जो इस सोने के मुकाबले बहुत ज्यादा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहां तक आके छोड़ दिया तो उनको कभी ये मिल नहीं पाया। इसी तरह से मैं बताता हूं कि इस एग्जाम में आपको, मुझे जैसे सबसे ज्यादा डर कब लगा, मैंने प्रीलिम्स दिया, मुझे ठीक है डर लगा, मुझे प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन ठीक है उसके भगवान की कृपा से क्लियर हो गया। मेंस दिया, मेंस मेरा अच्छा गया था, मुझे लगा था कि इंटरव्यू कॉल मेरी आएगी। इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू में बहुत अच्छा तो नहीं गया, बट मतलब मुझे लगा था कि मेंस मेरा अच्छा हुआ है, लेकिन इंटरव्यू कुछ मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया था, एक दो मेरे से गलतियां हो गई थी, और मुझे लगा कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जब रिजल्ट आने वाला था, उस रिजल्ट से लगभग एक वीक पहले, 7 डेज पहले से लगभग स्पेकुलेशन चलने लगता है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन रिजल्ट आएगा। मान के चलिए कि जो तैयारी का मेरा वक्त था, जो भी मुझे टाइम लगा कॉलेज में या जॉब के साथ, या बाद में भी जो 1 साल मैंने डेडिकेटेडली दिया, उसमें मुझे कोई भी डर नहीं लगा। लेकिन रिजल्ट जब जस्ट आने वाला था, उसके 1 वीक पहले, उसके 1-2 वीक पहले या 1 दिन पहले मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, सबसे ज्यादा वो लगा कि नहीं होगा तो क्या होगा। और ये मैं मानता हूं, इससे काफी रिलेट करता हूं कि जब बिल्कुल आपको लगे कि अंधेरा है, उसी के तुरंत बाद उजाला होने वाला होता है। तो हमेशा अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखिए, आप जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं जीवन में। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपने ये निर्णय लिया है कि आप इस एग्जाम में बैठेंगे, तैयारी करेंगे, ये अपने आप में आपके व्यक्तित्व के बारे में एक बहुत अच्छा लक्षण दिखाता है, और आपको अपने इसके लिए आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। तो ये मेरे जो 10 संदेश थे वो ये थे।